मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर है। इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर चल रहा है हमारा, और इंग्लिश कंपलसरी है स्टूडेंट, लिटरेचर नहीं है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, क्लोजेज वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर मॉडल्स। First of all, we know about the word model, from which the word model derived, extract, which is the meaning in the language, which is the meaning in English language, which is the part of model। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अपना आज का हमारा टॉपिक है मॉडल, ठीक है। मॉडल स्टूडेंट्स, मॉडल से पहले मॉडल यहां पे ऑक्सिलरीज का पार्ट है। क्या है? ऑक्सिलरीज जिसमें हम सहायक क्रिया कहते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में जो ग्रामर की बुक आती है उसके अंदर स्टूडेंट कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिफाइन करने के बजाय ऑक्सिलरीज वर्ब को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब। तो मॉडल से पहले हम ऑक्सिलरीज वर्ब के मीनिंग पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरीज होती क्या है। तो अपने पहले ऑक्सिलरी देखते हैं स्टूडेंट। मैंने बता दिया कि मॉडल पार्ट किसका है? ऑक्सिलरी का है। तो ऑक्सिलरी का अर्थ देखते हैं। तो मैं आपको लिखवा देता हूं डेफिनेशन। ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी की डेफिनेशन इसमें लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं। एन ऑक्सिलरी इज कॉमनली auxiliary is commonly known as a helping verb which besides providing a special meaning besides providing a special meaning to a verb, और वर्ब को आप मैन वर्ब भी लिख सकते हैं। मैन वर्ब कोमा establishes the identity of a sentence, पहली डेफिनेशन लिख ली अपने। सेकंड डेफिनेशन भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑक्सिलरीज हेल्प इन फॉर्मेशन information of different forms of the action
एक्शन ऑफ मैन वर्ब, एक्शन ऑफ मैन वर्ब in order to cater to the requisites of different kinds of sentences and in the tenses। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं स्टूडेंट्स से कि ऑक्सिलरीज का मीनिंग क्या है। दोनों डेफिनेशन लिख दी स्टूडेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है क्योंकि ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग हमारे अकॉर्डिंग जो लग रहा है, हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक लगते हैं ग्रामर के 4 टॉपिक लगते हैं। चारों के चारों टॉपिक में ऑक्सिलरीज वर्ब की जो महत्व है, ऑक्सिलरीज वर्ब का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। ऑक्सिलरीज वर्ब का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है स्टूडेंट चारों के चारों टॉपिक के अंदर। चाहे मॉडल पढ़ लें उसमें भी काम आएगा, चाहे हम टेंस पढ़ लें उसमें भी ऑक्सिलरीज वर्ब आएगी, चाहे हम क्लोजेज पढ़ लें उसमें भी ऑक्सिलरीज वर्ब आएगी, ठीक है, चाहे डिटरमिनर्स पढ़ लें उसके अंदर भी क्या आएगा, ऑक्सिलरीज वर्ब का उपयोग होगा। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लें। एन ऑक्सिलरी सहायक क्रिया इज कॉमनली नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब को साधारण रूप से सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है, विच बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ए स्पेशल मीनिंग, जो एक विशेष अर्थ प्रदान करने के बजाय टू ए वर्ब को एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ ए सेंटेंस है कि एक वाक्य की पहचान को स्थापित करने की कोशिश करता है कि एक वाक्य का अगर इजेमार लगा है तो प्रेजेंट का हो गया, वाजवर लगा है तो पास्ट का हो गया, डू डिड डू डज लगा है तो प्रेजेंट का हो गया, डिड लगा है तो पास्ट का हो गया, हैज हैव लगा है तो प्रेजेंट का हो गया, हैड का प्रयोग हुआ है तो पास्ट का हो गया। वो किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? टेंस को। सेंटेंस जिस टेंस में लिखा उसको आइडेंटिफाई करने का ही काम होता है। एक्चुअल में जो एक स्पेशल मीनिंग होता है वो कौन प्रोवाइड करवाती है? मैन वर्ब करवाती है, न कि हेल्पिंग वर्ब। वो ऑक्सिलरीज वर्ब वो होती है। क्लियर है? दूसरा है ऑक्सिलरीज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्शन ऑफ मैन वर्ब, कि मैन वर्ब के मुख्य कार्य के जो एक्शन होते हैं क्रिया के, उनके डिफरेंट रूपों को बताने में सहायता करती है। ऑर्डर टू कैटर रिक्विजिटीज, आवश्यकताओं के अनुसार, मैं लिख देता हूं, आवश्यकताओं के अनुसार डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस कि वाक्य के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, उनमें आवश्यकताओं के अनुसार वो मैन वर्ब को हेल्प करने का काम करती है, चाहे वो सेंटेंस में हो चाहे टेंस में हो। तो मेरे हिसाब से मैंने ऑक्सिलरीज वर्ब की दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट समझा दी। क्लियर है? अब देखते हैं नीचे पार्ट्स या टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज कि ऑक्सिलरी के टाइप्स क्या है। 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है, पहला दिया गया है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरा होता है जिनके बारे में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसे पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो अब समझ में आ गए हमें मॉडल से पहले क्यों पढ़ना चाहिए, ऑक्सिलरीज की क्या है। क्लियर है? समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी
learn about we will learn about a little bit of primary auxiliaries. Then we start our main topic, modal auxiliaries. Let us start. So we have learn about a bit of auxiliaries verb. ऑक्सिलरीज में पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। इसके 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्ट। पहला होता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरीज। दूसरा होता है डू फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी, और तीसरा होता है हैव फॉर्म ऑक्सिलरीज। इनसे बनने वाली जितने भी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मैन वर्ब का भी काम करती है। मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का उपयोग कैसे किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैन वर्ब क्या है। सबसे पहले ए का पढ़ेंगे तो बी के अंदर होती है इज, एम, आर जो प्रेजेंट को बताएगी, और दूसरी होती है वाज वर्ब जो किसको बताएगी, पास्ट को बताएगी। कंप्लीट है। अगर फ्यूचर को बताना है तो फ्यूचर में यहां पे विल, सेल के पास बी का प्रयोग होगा। बी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। कंप्लीट है, समझ में आ गया। दूसरा हमने पढ़ा है डू। डू का डज और डू प्रेजेंट को शो करती है, और डिड है वो पास्ट को शो करती है। कंप्लीट है। और तीसरा दिया गया है स्टूडेंट से हैव। तो हैव, हैज और हैव प्रेजेंट को शो करती है, और हैड किसको शो करती है, पास्ट को शो करती है। तो कहने का मतलब है 3, 2, 5, 7, 8, 10, 11, टोटल 11। ठीक है। ऑक्सिलरीज वर्ब्स कितनी होती है मैं बता देता हूं, 11 + 13। 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। तो टोटल आपके जो हैं 24 जो होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं जिनको ये है। इसके बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि बी के पार्ट ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, सहायक क्रिया के रूप में काम में आते हैं, बट मैन वर्ब का उपयोग भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं मेंशन कर देता हूं जिसको आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता था। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मैन वर्ब में डिफरेंसेस क्या है समझें। मैन वर्ब का अर्थ, इनका अर्थ अपना खुद का अस्तित्व भी होता है और ये मैन वर्ब को हेल्प भी करती है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, सिंपल से मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है हरी इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। पहला दिया गया है। दूसरा है हिना वाज स्लीपिंग देन। दूसरा है। तीसरा दिया गया है दे वर गोइंग
they were going to home at that time. That time. अगला गया है I do not work. I do not work, ये आ गया, या इसको ये कह दिया Do you know me, इसका उपयोग कर लिया, ठीक है। I did not know him, या इसमें यह आ गया I did not know him. I have done my homework. I have done my homework. ये आ गया। अगला दिया गया है कि I had not done my homework, ये दे दिया इसमें। अगला है रानी इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई हैव ए ब्यूटीफुल पेन, ये लिख दिया। या आई डू दिस वर्क, या आई डिड दिस वर्क, या लिख दिया सोहन वाज माई बेस्ट फ्रेंड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जिससे हम लर्न कर पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंसेस क्या है। भी जितने भी अभी हमने यूज किए हैं वो सारे के सारे इसमें करें। ये बी फॉर्म वर्ब है, ये बी फॉर्म वर्ब है, ये बी फॉर्म वर्ब है, ये डू का है, ये डू का है, ये डू का फॉर्म है, ये हैव का फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये बी फॉर्म आ गई, ये हैव फॉर्म आ गया, ये डू फॉर्म आ गया, ये भी डू फॉर्म आ गया, और ये बी फॉर्म वर्ब आ गया। अब दोनों में डिफरेंसेस ये देखना है कि अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इज, एम, आर या वाज वर्ब, इनके बाद में अगर मेन वर्ब आए तो ये क्या कहलाएंगी? प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। कंप्लीट समझ में आ गया। लेकिन इनके बाद में अगर यहां पे इज, एम, आर और वाज और वर्ब, इनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या है? ऑब्जेक्ट आ जाए, या इनके पश्चात कोई मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, तब ये इज, एम, आर क्या कहलाएंगी? मेन वर्ब का काम करेगी। यही रूल किस में लगेगा? हैज, हैव, हैड में लगेगा, और यही रूल लगेगा डू, डज और डिड में। कहने का मतलब है इनके पश्चात अगर मेन वर्ब आएगा, क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी, तब तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाएगी, या इन्हें हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। लेकिन अगर उनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, मान के चलो मेन वर्ब का उपयोग न किया जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेन वर्ब में। अपने को यही देखना है, आपको लिखना है स्टूडेंट, आप ब्रेक में लिखेंगे ही इज, रीड है तो यहाँ पे इज क्या बन गया? ऑक्सिलरीज वर्ब बन गई। यहाँ पे ये इज, वाज क्या बन गया? वर्ब है, ऑक्सिलरीज वर्ब। वर्ब के बाद में वर्ब दी गई है ऑक्सिलरीज वर्ब। डू के बाद में
डू लिखना है। आई डू नॉट डू वर्क, डू आएगा तो यहाँ पे ये डू आ गई, तो ये डू आ गई तो क्या हो गई, वर्ब आ गई। डू यू नो, तो यहाँ पे वर्ब आ गई तो ये ऑक्सिलरीज है। यहाँ पे नो ये ऑक्सिलरीज वर्ब है। यहाँ पे डन ये ऑक्सिलरीज वर्ब है। यहाँ पे डन ये ऑक्सिलरीज वर्ब है। अब देखिए इज के बाद में इसमें नहीं आया है तो ये क्या बन गया, मैन वर्ब। यहाँ पे हैव के बाद में वर्ब नहीं आया तो ये क्या बन गई, मैन वर्ब हो गई। डू के बाद में यहाँ पे ये क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। डिड के बाद में ये क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। और वाज के बाद में ये क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। इनका खुद का अस्तित्व बन रहा है। इज, हैव, डू, डिड और वाज का खुद का अस्तित्व बन रहा है स्टूडेंट। तो ये क्या बन गई, मैन वर्ब। और यहाँ पे ऊपर वाले में हैड, हैव, डिड, डू, वर, वाज और इज, इनका अस्तित्व नहीं है। ये हेल्प कर रही है किसकी हेल्प कर रही है, मैन वर्ब की। किसकी हेल्प कर रही है, मैन वर्ब की हेल्प कर रही है। तो मैन वर्ब का हेल्प होगा तो ये ऑक्सिलरीज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये अपना अस्तित्व खुद का दे रही है तो मैन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं ये चीजें आपको बताना चाहता था ऑक्सिलरीज वर्ब में। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है और ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में मैं डिफाइन करना क्या चाहता था। तो ऑक्सिलरीज वर्ब का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया स्टूडेंट, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इससे पहले ये जानना जरूरी होता है स्टूडेंट कि ऑक्सिलरीज वर्ब होती क्या है और ऑक्सिलरीज वर्ब क्यों पूछना जरूरी है, क्योंकि हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वो मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट है और मॉडल ऑक्सिलरीज का ही पार्ट है, इसलिए अभी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब लेट अस स्टार्ट अवर मेन टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज। आप इसमें क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स क्या है। अब मॉडल्स है, पहला क्या हो गया मॉडल्स, पार्ट ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब। मॉडल क्या हो गया, पार्ट ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब। दूसरा है मॉडल्स जो वर्ड है वो मोड वर्ड, और मोड वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड। लैटिन लैंग्वेज, मॉडल जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है स्टूडेंट मूड, बिहेवियर, नेचर। तीनों ही मान ले कि मनोस्थिति, व्यवहार और स्वभाव, तीन चीज बताई है इसमें। ठीक है, कि मनोस्थिति को अस्य प्रवृत्ति, जिसका मॉडल्स का अर्थ लैटिन भाषा के मोड से लिया गया है, जिसका अर्थ मूड है, जिसको बिहेवियर या नेचर जिसे कह सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक में बताऊं स्टूडेंट्स क्या है मॉडल्स की, मैं मीनिंग भी बताऊंगा आपको, डेफिनेशन भी बताऊंगा क्या है, कि एक व्यक्ति की मनोस्थिति क्या है, एक व्यक्ति की मनोस्थिति, एक व्यक्ति का नेचर, एक व्यक्ति का स्वभाव, एक व्यक्ति का बिहेवियर, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिन वर्ड का उपयोग किया जाता है वो मॉडल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। भी जैसे मैंने कैन का उपयोग कर लिया, मॉडल्स आपके सिलेबस में जो मॉडल लगते हैं वो मॉडल मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये तो कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। और दूसरा होता है मारिजिनल मॉडल्स। और मारिजिनल मॉडल्स में कौन से आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मारिजिनल मॉडल्स में आएंगे स्टूडेंट्स डेयर नॉट, नीड नॉट, यूज्ड टू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉडल तो ये हो गए, ठीक है। OT2 का प्रयोग हमने कर लिया और एक 3 मॉडल ये हैं नीचे दिए गए हैं, तीनों मॉडलों को डिफाइन किया। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड आ गया, सेल आ गया, विल आ गया, मस्ट आ गया, ought to आ गया, यूज्ड टू, नीड और डेयर आ गया, और डेयर के बाद में यहाँ पे 13 मॉडल अपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैन का आ गया, कुड का आ गया, मे का आ गया, माइट का आ गया, शुड का आ गया, वुड का आ गया, सेल का आ गया, विल का आ गया, सेल, शुड, विल और वुड आ गया, ठीक है। उसके बाद में मस्ट का प्रयोग कर लिया हमने, OT2 का प्रयोग कर लिया, 10 तो ये हो गया, 1 2 3 13 मॉडल ये हो। तो टोटल हमारे कितने मॉडल्स हो गए स्टूडेंट्स? 13 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, इन मॉडल्स का उपयोग एक व्यक्ति के बिहेवियर, एक व्यक्ति के नेचर के अकॉर्डिंग जो मनोस्थिति पैदा होती है उसके हिसाब से प्रयोग कैसे किया जाना है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। हमारे सिलेबस में मॉडल्स हैं, मॉडल मूड लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और मूड बिहेवियर नेचर का अर्थ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी अब मीनिंग डेफिनेशन लिख देता हूँ जिसको आप अच्छे तरीके से समझें कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है। मॉडल्स क्या है इसमें बता देंगे। दोबारा लिखिए, इसमें यहां लिखेंगे वर्ड मॉडल इज डिराइव्ड या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द Latin language, extract from the Latin language which is meaning mode, which is a meaning mode and actual meaning in English as the mood, nature or behavior of doer as a subject, ठीक है। ये इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया। मॉडल्स का मीनिंग क्या है तो आप देख सकते हो बोर्ड पे मॉडल्स का मीनिंग मैंने क्या वेरीफाई किया स्टूडेंट्स, मीनिंग को कैसे समझेंगे, ठीक है। वर्ड मॉडल इज डिराइव्ड, उत्पत्ति होना, क्या होता है उत्पत्ति होना। वर्ड मॉडल इज डिराइव्ड, उत्पत्ति भी है फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से डिराइव्ड किया गया, उत्पत्ति हुई है, विच इज मीनिंग इन मोड, जिसका अर्थ होता है मोड, एंड एक्चुअल मीनिंग इन इंग्लिश एज द मूड, नेचर और बिहेवियर ऑफ डूअर एज सब्जेक्ट। एक कर्ता की मूड, मनोस्थिति, एक कर्ता का नेचर, प्रवृत्ति, और एक कर्ता का व्यवहार कैसा होता है, वही मॉडल्स कहलाते हैं, वही मॉडल का काम करते हैं, ठीक है। कि एक व्यक्ति की, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने,
आई कैन लिफ्ट दिस बुक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बुक्स। तो यहां पे क्या आ गया, कैन मॉडल का उपयोग किया गया है। ये किसको शो करता है, एबिलिटी। क्या आ गया, एबिलिटी। एबिलिटी किसकी आ गई, यहां पे एबिलिटी किसकी आ गई, फिजिकली रूप से बताइए, फिजिकली रूप से इसकी एबिलिटी बताइए। वहीं पे मैं वर्ड ऐसे लिख दूं, आई कैन सॉल्व दिस पजल। तो यहां पर भी क्या शो हो रही है, एबिलिटी, लेकिन वो क्या हो गई, मेंटली, मानसिक योग्यता। इसमें इस बॉक्स को हटाने के लिए, उठाने के लिए एक व्यक्ति की शरीर फिजिकली जो एबिलिटी है वो काम में आएगी, और यहाँ पे इसको हल करने के लिए केवल मात्र मानसिक जो है योग्यता काम में आएगी। तो एबिलिटी शो कर रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, इट में रेन टुनाइट, तो आज रात्रि को बरसात होने की मैंने क्या बता दी, पॉसिबिलिटी बता दी। तो किसको शो कर रहा है, इट, बरसात की पॉसिबिलिटी को आ गया। या मैंने यहां लिख दिया, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये लिख दिया। तो यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट, ऑब्लिगेशन आ गया, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, आपको बाध्य करता है, बाध्यता के साथ आपको बताता है। तो ये क्या हो गया, ये यू को बाध्य कर दिया गया है, ठीक है। इट की पॉसिबिलिटी है, आई की एबिलिटी है, आई की। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट का नेचर, बिहेवियर या मूड को डिफाइन करने के लिए जितने भी मॉडल्स काम में लिए जाते हैं, उन मॉडल्स को हम काम में यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे इस टॉपिक में हम इसी को इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ऑक्सिलरीज वर्ब को पढ़ लिया, मॉडल की डेफिनेशन को पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इसके मॉडल्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। धन्यवाद।